स्क्रीन दिख रहा है सबको? देखिए स्क्रीन दिख रहा है। मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 10% कौन सा था? कल कौन सा क्वेश्चन डील कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 ना? ठीक। ये बन गया सबका? क्वेश्चन 2 बन गया या फिर से समझाना है इसको? क्वेश्चन 2 बन गया सबका या फिर से समझाना है? देखो क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 है हमारे पास। चलिए ठीक है, जिसका बन गया कोई बात नहीं, जिसका नहीं बना कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं। अभी बीच में बार बार लिखिए मत, क्योंकि बार बार हमको फिर नोटिफिकेशन देखना पड़ता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 हमको क्या कहता है कि 3 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू 2.0 लीटर ऑफ 5 mHCl। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इतना लाइन लेके चलते हैं, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड ये वाला लाइन लेके। ठीक है, अब एक काम कीजिए कि सपोज करो हमारे पास एक बीकर है या छोटा सा कंटेनर है, उसमें क्या क्या दे रखा है। एक तो HCl प्लस, देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ठीक है आप देखिए, प्लस वाटर। ठीक, अब इस सॉल्यूशन का आपको दे रखा है क्या, कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 2 लीटर और मोलैरिटी है
आपको 5 लीटर। ठीक, तो हमको पता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, हमको यहाँ से निकालने को क्या मिलेगा, हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, देखिए एन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी दे रखा है आपको 5, वॉल्यूम है आपके पास 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स चले आएंगे 10। ये किसका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, तो HCl का। ठीक, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब देखो कहता क्या है, सेकंड पोर्शन, इसी एक लाइन देखो, इस एक लाइन में दो पोर्शन दिया गया है। पहला पोर्शन तो हमारा यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा, और दूसरा पोर्शन हमारा ये वाला हिस्सा है, यहाँ वाला। ठीक है, तो कहता क्या है, ये जो सोल्यूशन है हमारे पास 2 लीटर का, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2 लीटर सोल्यूशन में हम 3 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 3 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 3 लीटर वाटर हमने ऐड किया। अब देखो जब 3 लीटर हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास नया जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या चीज का बनेगा, तो उसमें भी हमारे पास HCl ही होगा, क्योंकि HCl हमारा जितना पहले था इस पहले सोल्यूशन के कंडीशन में, वही HCl हमारे सेकंड सोल्यूशन के कंडीशन में होगा। ठीक है, लेकिन हम बढ़ा क्या रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं वाटर का कंटेंट, मतलब हम यहाँ पे सॉल्वेंट का कंटेंट बढ़ा रहे हैं। तो पहले वॉल्यूम था 2 लीटर, अब वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 लीटर, क्योंकि हमने 3 लीटर ऐड किया है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट इज द मोलैरिटी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl इन द सोल्यूशन या रिजल्टेंट सोल्यूशन। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको यहाँ से मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालना है, तो देखो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया है इस जगह पे, देखिए तो HCl में हम HCl को ऐड कर रहे हैं, ना ही HCl वहां से हटा रहे हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स पहले था वही नंबर ऑफ मोल्स बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स जो लेंगे वो लेंगे कितना, 10। अब देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 5, ये हमको मोलैरिटी दे देगा 2m का। ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन है, ये रिजल्टेंट सोल्यूशन है हमारा। समझ में आया अभी। ठीक है, आपको सिंपल सा करना था, सबसे पहले यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते और उसी नंबर ऑफ मोल्स को आप इस सॉल्यूशन में डाल देते, खत्म कहानी। देखो ये तो हमारा एक मेथड हो गया जिससे हम बना सकते हैं। ये लिखना है किसी को तो लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटा के दूसरा मेथड आपको बताऊंगा। लिख के हो जाए तो मुझे यस लिखिए, फिर मैं इसका इसी का दूसरा मेथड बताऊंगा। लिख के हो जाए तो बता दीजिए, फिर मैं सेकंड मेथड बताऊंगा इसका। और दोनों मेथड इजी हैं, दोनों में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है।
सबका हो गया? देखो अभी देखिए, दूसरा मेथड जो है वो, दूसरा मेथड में कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, कुछ चेंज तो होगा नहीं। तो दोनों मेथड में ये जो फिगर मैंने यहाँ बनाया है, ये लेफ्ट साइड में और ये जो राइट साइड में आपको फिगर दिखाया, दोनों फिगर सेम रहने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे 2 लीटर पहले था, अब हमने क्या किया, 3 लीटर ऐड करके वापस यहाँ पे 5 लीटर बना दिया। ठीक, अब देखो वॉल्यूम हमारा पहले 2 लीटर था, अब हमारे पास 5 लीटर है। कैसे? तो हमने सोल्यूशन को डाइल्यूट किया है, ध्यान सुनिए, सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया है। ठीक है, तो डाइल्यूशन के कंडीशन मैंने आपको दिया है पहले फॉर्मूला, कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो वही काम हमने इस टाइम यहाँ पे भी किया था, 10 मोल्स यहाँ हमने लिया और इसी 10 मोल्स को हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक, मतलब सेम चीज है, कहा गया है ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास सॉल्यूशन 1 है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, M1 V1, और जब हमारे पास सॉल्यूशन 2 है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, M2 V2। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पहले भी देखा है। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन में आपको मोलैरिटी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे मोलैरिटी हमको दे रखा है 5 में, दिखा देखिए ब्लू लाइन से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ मोलैरिटी हमको 5 दे रखा है, तो ये मोलैरिटी हमारा 5 हो जाएगा इस जगह पे। यहाँ पे मोलैरिटी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ वॉल्यूम हमारे पास 2 हो जाएगा। अब ये मोलैरिटी हमको निकालना है और यहाँ पे वॉल्यूम है हमारे पास 5, तो ये 5 कैंसिल कट जाएगा, और जो मोलैरिटी है यहाँ जो M2 है हमारा, ये मोलैरिटी हमको इतना मिलेगा। सिंपल, एक लाइन का फॉर्मूला, एक लाइन में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने का झमेला है और ना ही इतना कैलकुलेशन करने का या 2 लाइन में लिखने का, ये सिंपल सा एक लाइन में खत्म। समझ में आया? चलिए इसको लिख लीजिए। पानी पिलाइए, इसमें है पानी है। अभी भी डाउट है किसी को? दोनों मेथड समझने में कोई डाउट है अभी भी? चलिए ठीक है, तो इसको सेव कर दिया जाए एक बार। ठीक है, मैं ठीक, देखिए इसका, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, या आप होमवर्क में करेंगे। मैं आगे चलता हूँ। देखो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे x क्या है, d क्या है, देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन व्हेन डेंसिटी d ऑफ सोल्यूशन इज गिवन विथ x परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मास। जब आपका सोल्यूट सोल्यूशन में परसेंटेज में दिया हो तब हम इसको यूज करते हैं। अभी इसको यूज कैसे करेंगे, तो फिर से मैं आपको ड्राइंग के हिसाब से समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देख लीजिए। अभी ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। अब जब इस सोल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया जाए, इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया रहे, और इस सोल्यूशन में जब हम सोल्यूट की बात करें,
ये जो सल्यूट है हमारा, ये सल्यूट परसेंटेज में होना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज में होना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, तभी ये हमारा काम आएगा। देखो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिए। आप चाहे तो ड्राइंग पहले बना के रख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि डेंसिटी किसका आएगा, सॉल्यूट परसेंटेज किसका आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है और किसमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। तो मोल्स पर लीटर जो है ये रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर मोलैरिटी लिखा नहीं है, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है। जब पर केजी आएगा यहाँ पे, तो वहां पे हमको मोलालिटी निकालने के लिए कहा जाएगा, मोलालिटी होगा तो यहाँ पे इसको कहते हैं मोल्स, मोल्स पर केजी, ठीक है। ये फर्क है दोनों का। कॉन्सेंट्रेशन की जब बात हो, मोल्स पर लीटर मोलैरिटी, मोल्स पर केजी मोलालिटी, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फर्स्ट सेकंड दोनों। बन गया, बन रहा है सबसे। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं आपको बता दूं, जो परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, ये परसेंटेज आपको डायरेक्टली लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 69% यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 69% आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली इस x के जगह पे आप 69 पुट कीजिए, ठीक है। तो जो मोलैरिटी आएगा m इज इक्वल्स टू 69 इंटू डेंसिटी आपको दे रखा है 1.41, 1.41, देन इंटू 10 डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूट, यहाँ पे आपको नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, सॉल्यूट जो है वो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है। नाइट्रिक एसिड आपका मॉलिक्यूलर मास जो होगा इसका, तो HNO
O3 का। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास निकालिए और यहाँ पुट कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। सेम कंडीशन सेकंड क्वेश्चन के साथ भी होगा, दोनों को बनाए खत्म कीजिए। सबका बन गया? ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो हम नॉर्मेलिटी के द्वारा निकालते हैं। जब आपका मोलैलिटी, मोलैरिटी के जैसा ये भी है नॉर्मेलिटी। ठीक है, अभी इसका जो फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मेलिटी का जो कंडीशन है ये बेसिकली बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम्स में आपको ज्यादातर मोलैरिटी और मोलैलिटी पूछते हैं। ठीक है, और मोलैलिटी वगैरह ही जो मोलैरिटी वगैरह है ये ज्यादातर यूज किया जाता है डेली प्रैक्टिस में भी, क्योंकि नॉर्मेलिटी है थोड़ा कंफ्यूजिंग, इस वजह से इसको थोड़ा कम यूज किया जाता है। अब देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब यहाँ पे भी आपको सोल्यूट ही है ऊपर में, और नीचे में जो है वो आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है। मोलैरिटी से ये फर्क कैसे है, तो मोलैरिटी में हम यहाँ पे ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते थे, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब देखो हर जगह जो यूनिट है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपको यूनिट दे के ही पूछा जाता है। वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आपको नॉर्मेलिटी लिखा हुआ मिले, आपको ज्यादातर यूनिट दे के ही क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अगर कहा जाए तो आपको समझना होगा कि आपको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। देन रिलेशन है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का एक रिलेशन है। अगर आपको मोलैरिटी मिल जाए, मोलैरिटी निकल जाए, तो आप नॉर्मेलिटी भी उससे निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलैरिटी। एन हमारा वैलेंसी फैक्टर है। ठीक, अब देखो वैलेंसी फैक्टर जो है ये हम नॉर्मली एलिमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है अगर, तो सोडियम में हमको पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1। तो ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, ये देखिए ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से लूज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इसका वैलेंसी फैक्टर। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स ये आसानी से दे सकता है उसको हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। या फिर यूं कहिए कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए तो हमको समझ में आता है कि भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और हमको फटाक से समझ में आ गया। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मॉलिक्यूल में अगर आपको H2SO4 दिया रहे, ठीक, कि H2SO4 का हमको वैलेंसी फैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, जब हम एसिड की बात करें, जब हम एसिड की बात करें तो एसिड में
तो एसिड के कंडीशन में क्या होगा कि उसमें हमको देखना है कि कितना H प्लस आयंस निकल सकता है, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस निकल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, रिप्लेसेबल कहिए या तो यू कहिए कि कितने H प्लस आयंस वो एसिड दे सकता है, उसको हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे। तो H2SO4 के कंडीशन में हमको कितने H प्लस में दिखते हैं, 2H प्लस हमको दिखता है, और SO4 2 माइनस में हमको ये मिलता है। ठीक, तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है हमारा पूरे मॉलिक्यूल का, इसमें ये जो होगा 2H प्लस, कहने का मतलब है H प्लस भी हम हटा देंगे, हम क्या लेंगे यहाँ से, सीधा सीधी 2 लेंगे, और हम कहेंगे ये इसका वैलेंसी फैक्टर है। तो H2SO4 के केस में, H2SO4 के केस में जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 हाइड्रोजन जो है अपने एक्वस सॉल्यूशन में छोड़ सकता है। ठीक है, और ये इसी तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एसिड की बात। लेकिन जब हम बेस की बात करेंगे, मान लीजिए जब हम बेस की बात करें, देखो स्क्रीन को आप ढंग से देखिए। ठीक है, मैं एसिड लिख रहा हूँ, एसिड को मैंने अभी बताया, अभी मैं बेस बता रहा हूँ जो ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए जहां जहां लिख रहा हूँ मैं। तो जब हम बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेसेबल जो होगा, रिप्लेसेबल बात करेंगे तो उसके कंडीशन क्या करेंगे, हम OH को देखेंगे। जैसे अगर हमारे पास NaOH है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना OH निकल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक OH निकल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो हो जाएगा 1। उसी जगह पे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें MgOH होल 2 की, तो इस कंडीशन में जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है जो निकल सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, और मॉलिक्यूल्स का हम ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका एसिड और बेस का कंडीशन। जब हम बात करते हैं इसकी, सपोज कीजिए आपके पास कोई आयंस है, तो आयंस में कितना चार्ज है उसको हम यूज करते हैं वैलेंसी फैक्टर के रूप में। अब देखो, जैसे हमारे पास सपोज कीजिए Cl माइनस दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा, वो वैलेंसी फैक्टर हम क्या कहेंगे, N जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो -1 चार्ज है। इसी चीज में अगर हम Mg2 प्लस की बात करें, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज है उसके ऊपर 2 चार्ज है, इसको हम कहेंगे वैलेंसी फैक्टर। देखिए यहाँ पे एसिड की हमने बात की, बेस की हमने बात की, और हमने चार्जेस के बात किया, आयंस के बारे में हमने बात किया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी से भी कितना रिप्लेसेबल है उस चीज को हम वैलेंसी फैक्टर कहेंगे। NaCl का देखो, NaCl का भी सेम कंडीशन है, 1 होगा। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज, और Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो सोडियम का जो N होगा ये भी 1 होगा, और जब हम क्लोरीन को लेंगे तो इसका भी हम 1 लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं वैलेंसी फैक्टर। कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, उस मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ क्या देखना है कि अगर उसमें हाइड्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, अगर उसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, OH ग्रुप है, तो कितना OH ग्रुप निकल सकता है, अगर आयंस हैं तो वो जैसे आयनिक सॉलिड की हम बात करें तो उसमें कितने आयंस टूट सकते हैं, कितने चार्जेस में टूट सकते हैं, हम उसको वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। या यू आप कहिए, या यू समझिए सिंपली कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट नोन एज वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे एसिड आपको जहां बताया वहां देखिए, यहाँ पे SO4 के साथ एक मिनट, यहाँ पे ये SO4 के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तब जाके ये पूरा का पूरा H2SO4 का सॉलिड हम सॉरी बोलते हैं एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये अगर हटा दिया जाए तो SO4 के ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2 माइनस का। ठीक, तो घुमा फिरा के हम उसी चीज को बात करते हैं। ठीक है, तो आप जब H देखेंगे तो रिप्लेसेबल H देखिए, OH देखेंगे तो रिप्लेसेबल OH देखिए, जब सॉल्ट देखेंगे तो उसमें चार्जेस देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर हम क्या दिखते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, वैलेंसी फैक्टर आप जस्ट एग्जांपल करके लिख लीजिए।
देखो ये सब आपके नोट्स में है, ठीक है, ये सब आपके नोट्स में है। जब आपको ये पढ़ाए थे, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे, वहां पे भी बताए थे आपको, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वहां पे भी बताए थे, तो आपको आपके दोनों चैप्टर के नोट्स में होगा। आप चाहो तो वो भी पलट कर देख सकते हो अपना 11th का, ठीक है। इसको फटाफट लिख के खत्म कीजिए। वैलेंसी फैक्टर एक टॉपिक डालिए आप अपने कॉपी में, छोटा सा लिखिए, रिप्लेस फॉर एसिड रिप्लेसेबल एच एटम, फॉर बेस रिप्लेसेबल ओ एच आयन, ठीक, फॉर सॉल्ट सी द चार्जेस, ऐसे करके के लिए फटाफट लिख के खत्म कीजिए। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है अभी, उसमें से एग्जाम्पल फटाफट लिख लीजिए। सबका हो गया? सबका लिख के हो गया? चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। जिनका नहीं हुआ है फटाफट लिखिए, थोड़ा तेजी लाइए लिखने में। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया गया है, जो अभी आपको परसेंटेज और डेंसिटी का आपको दिखाए थे, यहाँ पे नॉर्मेलिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखा गया है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सेम कंडीशन है, अभी इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आप निकाल सकते हो वैलेंसी फैक्टर के थ्रू। तो सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए खुद से, ठीक। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे होमवर्क है, ठीक, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे होमवर्क है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे 3 नंबर का, ठीक। इन दोनों का आप ट्राई करेंगे खुद से, और उसके बाद चेक कर लेंगे बनाए हैं, बना कि नहीं। नहीं बना तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अभी तक में कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को नॉर्मेलिटी में या यहाँ के किसी क्वेश्चन में? बाकी लोगों को? इसमें से आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको आज शाम या कल दोपहर तक मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ डाउट है आप नोट्स एक बार चेक कर लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, कोई डाउट है तो आप वापस से उसको पूछ लेंगे।
टेस्ट टेस्ट कब बोला है मैंने? पिछले चैप्टर जो पढ़ा है आपको सरफेस केमिस्ट्री, उसका टेस्ट बोले थे। ठीक है, तो इस हफ्ता में बोले थे, मोस्ट प्रोबेबली आपका इस हफ्ता नहीं, आपका मंडे को टेस्ट हो सकता है, टेस्ट होगा मंडे को, टेस्ट दे देंगे आप। ठीक है, मंडे को मैं प्रिपेयर कर दूंगा, तो आप मंडे का डेट लेके चलिए। ये हफ्ता तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा जो भी प्रॉब्लम है कुछ। ठीक है, चलो मैं बोलना चाह नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट मंडे को होगा, जो टेस्ट मैंने बोला था इस हफ्ते के लिए। ठीक है, तो टेस्ट आपका मंडे को होगा, ध्यान से सुनिए सब, जो मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं कि बोले नहीं थे सर। टेस्ट मंडे को होगा, सरफेस केमिस्ट्री का, ध्यान रहे। ठीक है, कोई डाउट है अभी टेस्ट में किसी को? जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने शायद पता नहीं दिया है, ध्यान नहीं मुझे दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। हाँ, दे तो दिया है आपको, दिया है, सॉरी, दिया है मैंने। ठीक है, तो आप जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, बाकी टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा।